नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज जयपुर। और आज हम पहली क्लास है ये हमारी बीए सेकेंड ईयर की। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें हैं इस सिलेबस में, और इसलिए हम इसका सिलेबस जानेंगे। तो जो आज का बीए सेकेंड ईयर है, उसमें सेकेंड पेपर आपका कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है। कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इससे हम क्या समझते हैं कि कम्युनिटी यानी समुदाय, तो समुदाय का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर परिवार कल्याण होगा तभी समुदाय का स्वास्थ्य जो है अच्छा बना रहेगा। तो इसके लिए हम फर्स्ट पेपर जो हम पढ़ते हैं फर्स्ट पेपर में है हेल्थ क्या है। उसका फर्स्ट चैप्टर है हेल्थ क्या है। हेल्थ की अवधारणा यानी स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है, किसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। कम्युनिटी हेल्थ यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य, जो हम पहले से जान रहे हैं कि समुदाय क्या है, इसके अंदर जानेंगे। और फिर समुदाय का स्वास्थ्य क्या है। स्कूल हेल्थ या हमारे केस में हो जाएगा ये इंस्टीट्यूशनल हेल्थ, यानी कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका कॉलेज है, उसके अंदर स्वास्थ्य की क्या कंडीशंस हैं और वहाँ आपके स्वास्थ्य के लिए क्या ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के कारक कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि ये व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, यानी कि कौन से कारक हैं जो कि स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। और फिर है कॉमन कॉजेज़ ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि आपकी जो स्वास्थ्य समस्याएं होती है उनकी सामान्य कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं। देन आता है हाइजीन। हाइजीन कई लोग इसको समझते हैं कि हाइजीन और सैनिटेशन, इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। और हाइजीन से जहाँ तक कि आप शाब्दिक अर्थ लेते हैं, तो जो पर्सनल हाइजीन इसके अंदर आता है, यानी कि अपनी साफ़ सफाई, अपने नाखून वगैरह काटना, अपने बाल वगैरह साफ़ रखना, शैम्पू रखना वगैरह, और कपड़े धुले हुए पहनना, ये सारी चीज़ें जो है साबुन से धोना। जैसा कि आज हम क्योंकि ये कोरोना का समय आ रहा है, कोरोना इन्फेक्शन का टाइम है, तो इस समय में ये पर्सनल हाइजीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम खाने से पहले हाथ धोएं, शौच के बाद हाथ धोएं, खाना बनाने से पहले हाथ धोएं, हमारे कपड़े साबुन से धुले हुए होने चाहिए, एक दूसरे के कपड़े ना पहनें, इत्यादि बहुत सारी बातें हैं जो कि सामान्य जीवन में आवश्यक हैं, वो सब इसके अंदर आएंगी। फिर आता है फूड हाइजीन। जिस तरह से हम अपने हाथ पैर धोने के ऊपर ध्यान देते हैं, उसी तरह से भोजन के लिए भी हम ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे कि चीज़ें जो है धुली हुई होनी चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए, साफ़ बर्तनों में रखी जानी चाहिए वगैरह, बहुत सी चीज़ें। अब पब्लिक हेल्थ हैज़ार्ड जो है, यानी कि जनता को के स्वास्थ्य को क्या खतरे हो सकते हैं कंटामिनेटेड फूड से। ये जनरली होटलों में या शादियों में और इनमें, जिनमें ध्यान नहीं अगर रखा जाए तो कितना नुकसान हो सकता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। फिर डिस्पोज़ल ऑफ वेस्ट, यानी कि अपशिष्ट का प्रबंधन किस तरह से किया जाए। कई प्रकार के अपशिष्ट होते हैं। अब क्योंकि हम इसमें घर से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, तो घरों से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट, ये सब तरह के जो वेस्ट हैं उनका डिस्पोज़ल किस तरह से किया जाए, कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं, हमारे लिए फिजिबल है, वो सब इसके अंदर आते हैं। फिर आता है हेल्थ एजुकेशन। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ हमें जान लेना काफ़ी नहीं है स्वास्थ्य के बारे में, हमें लोगों को बताना भी चाहिए ताकि सभी लोग अपनी हेल्थ को अच्छी रख सकें और समुदाय का स्वास्थ्य, परिवार का स्वास्थ्य सभी अच्छा बना रहे। तो इसको समझाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे कि ये क्या है, हेल्थ एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, और किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, किन सिद्धांतों पर ये किया जाता है। और फिर इसी में हम पढ़ेंगे कि किन किन विधियों के द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा दी जा सकती है। देन हम आ जाते हैं यूनिट सेकंड में। अब यूनिट सेकंड में क्या है कि समुदाय के ऊपर केंद्रित है। जैसा कि पहले हमने हेल्थ के ऊपर ये पढ़ा कि हेल्थ क्या है, इसके बारे में देखा। अब हम आते हैं स्वास्थ्य कम्युनिटी के ऊपर। कम्युनिटी यानी समुदाय। समुदाय क्या है, किसको हम समुदाय कहते हैं, और जो सामुदायिक कार्यकर्ता है, जो वर्कर है, उसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, उसको कैसे डिफ़ाइन किया जाए कि कौन कहलाएगा कम्युनिटी वर्कर,
उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उसको क्या चीज़ें आनी चाहिए। कुछ तो चीज़ें इनबिल्ट होती है, यानी उसके अंदर होनी चाहिए, जैसे काम करने की इच्छा होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, ये कुछ चीज़ें क्वालिटीज़ हैं जो इसमें होनी चाहिए। फिर स्किल्स हैं, स्किल्स तो पहले से हो सकते हैं और या फिर सीखे भी जा सकते हैं। तो क्या क्या स्किल्स हैं जो कि उसको कम्युनिटी वर्कर को काम करने में सहायता प्रदान करेंगे, ये हम इसमें सीखेंगे। फिर रोल ऑफ कम्युनिटी वर्कर इन वेलफेयर ऑफ अ सोसाइटी, क्या करता है कम्युनिटी वर्कर समुदाय के कल्याण के लिए। कम्युनिटी वर्कर की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या भूमिका है, ये इसके अंदर हम जानेंगे। देन आता है प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो समाज का एक वल्नरेबल पोर्शन है, यानी कि नाजुक भी है और बहुत आवश्यक भी है। ये समाज का वो हिस्सा है जिसमें कि ज़्यादातर समस्याएं देखने में आती है, और साथ में ये भी है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि किसी समुदाय में महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है कि पूरे समुदाय का ही स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और उसकी उन्नति में बाधा है। तो इसलिए उनके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, और ये स्वास्थ्य को सिर्फ खान पान से नहीं सुधारा जा सकता, बल्कि वो अपने पैरों पर खड़े हों, वो अपने उनके लिए जो योजनाएं बनती हैं उनके बारे में वो जागरूक हों, ये भी आवश्यक है। तो ये कुछ योजना है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि ड्वाक्रा है, DWCRA, जो कि महिलाओं के लिए ख़ासतौर से चलाई गई योजना है। फिर ट्राइसम है, युवाओं के लिए चलाई गई है, इसमें लोन देना या फिर स्किल डेवलपमेंट करना वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर ICDS है, स्पेशली बच्चों और महिलाओं के लिए है, इनके कई सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, 6 सर्विसेज इसमें दी जाती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो ये इनके टीकाकरण वगैरह भी इसमें आता है, इसमें भोजन व्यवस्था भी आती है, आंगनवाड़ी भी इसमें ही आती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट का। देन मिड डे मील प्रोग्राम, यानी कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जो कि स्कूली बच्चों के लिए चलाया जाता है, और इसका उद्देश्य रहता है कि बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन, कॉम्प्लीमेंट्री मील है तो एक समय का भोजन सभी न्यूट्रिएंट्स से युक्त होना चाहिए, पोषक तत्वों से युक्त होना चाहिए, और दिन की 1/3 रिक्वायरमेंट इसमें पूरी की जानी चाहिए। और उद्देश्य ये भी है कि इसकी वजह से स्कूलों में उनका दाखिला ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा और उनकी शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा सकेगा। फिर है WDP, ये भी महिलाओं के लिए है, और इन सभी कार्यक्रम के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज इन्वॉल्व इन फैमिली वेलफेयर, यानी कि जो राष्ट्रीय संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि परिवार कल्याण में कार्यरत हैं, जो कि कार्य करते हैं। उनके ये 2 मेजर एग्जाम्पल हैं, WHO और यूनिसेफ। WHO जैसा कि हम जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन है, और ये पूरे विश्व में स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर कार्य करता है और बहुत सारे तरीक़ों से काम करता है। तो हम इसके अंदर उनके उद्देश्य, उनकी स्थापना, उनके कार्य और उनकी फंडिंग, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और इसी तरह से यूनिसेफ है, जो कि हम जानते हैं कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा के ऊपर कार्य करता है। फिर है यूनिट थर्ड में हम रोगों पे आ जाते हैं, यानी कि असली में क्या क्या समुदाय में स्वास्थ्य समस्याओं में रोग आते हैं, कौन कौन से रोग हैं जो कि समुदाय में फैले हुए हैं और जिनको कि रोका जा सकता है, क्योंकि ये सभी संक्रामक रोग हैं, एक से दूसरे में संक्रमित होते हैं और फिर उसके बाद में वो इन्फेक्शन बढ़ता है। और फिर इसकी वजह से अगर बचपन में ये रोग होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, राष्ट्र की विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो हम इसमें रोगों के कारण, उनके फैलने के तरीके यानी कि संक्रमण के तरीके, फिर इंक्यूबेशन यानी कि उनका वो काल जिस समय कि वो डेवलप होता है और दिखाई नहीं देते साइन सिम्टम्स, फिर इसके अलावा साइंस एंड सिम्टम्स, कौन से चिन्ह हैं जिनकी वजह से हम उनको पहचान सकेंगे, फिर उसके कारण और निवारण, कौन से तरीके हैं जिनसे उनको रोका जा सकता है। इसमें कई सारी रोगों को हम पढ़ेंगे, जैसे कि डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, पोलियोमाइलिटिस, टिटनस, कोलेरा, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स। इसके अलावा हम जानेंगे कि प्रतिरोधक क्षमता क्या है। इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता जो है व्यक्ति में अलग अलग होती है, किस किस प्रकार की होती है, तो इसका क्लासिफिकेशन चार्ट हम देखेंगे, यानी कि इसका वर्गीकरण करेंगे कि
इनके प्राप्त करने के तरीक़ों के आधार पे या फिर इनकी काल के आधार पे, और ऐसे और भी कई चीज़ें हैं। और फिर हम इसमें इम्यूनाइजेशन चार्ट यानी कि टीकाकरण सूची के बारे में भी जानेंगे, जो कि सभी को मालूम होनी चाहिए। फिर हम इसी में पढ़ेंगे हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल फॉर पब्लिक हेल्थ, यानी कि जो जनसाधारण है, समुदाय है, उसके स्वास्थ्य के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं हमें अवेलेबल है, जो सरकार द्वारा प्राप्त हैं, वो हैं जैसे फर्स्ट पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये कुछ 8 से 10 गाँवों के ऊपर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। पॉपुलेशन के आधार पे है, तो इसलिए कभी कभी 4 गाँव पे 5 गाँव पे भी हो सकता है, जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो। और इसके अंदर आपको बेसिक सेवाएं मिल जाती हैं, जो छोटी मोटी बीमारियों का निदान हो सकता है, और इसमें जो नियमित जांच वगैरह होती है, स्वास्थ्य जांच, और रेफ़र करने का काम भी इसी में होता है। अगर कोई समस्या है तो रेफ़र की जा सकती है सीएचसी में और उसके बाद हॉस्पिटल में। इसी तरह से रेड क्रॉस सोसाइटी है, जो कि कैंप्स लगाती है, जो कोई भी एक रोग को लेकर के, जैसे नेत्र रोग या किडनी रोग या फिर मधुमेह रोग, इस तरह से कोई भी एक रोग को लेकर के, और ये कैंप लगाती है, जिससे कि उस रोग का जांच की जाती है, विशेषज्ञ आते हैं और उनको आगे के अस्पतालों में रेफ़र किया जा सकता है, और कई बार फ्री दवाइयाँ भी दी जाती हैं। फिर हम देखते हैं यूनिट 4 जो है, इसमें हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र, यानी कि जिससे कि बच्चों के होने की पहले की लेकर के और बच्चों के होने के बाद तक का पूरा जो प्रोसेस है, इसको हम इसमें पढ़ते हैं। और इससे पहले सबसे पहले हम जानेंगे सिस्टम, यानी कि जो जनन तंत्र है उसका स्ट्रक्चर क्या है। मेल और फीमेल दोनों में ही हम देखेंगे कि उनकी संरचना किस प्रकार की है और उनके कार्य क्या हैं, उनकी ग्लैंड्स कौन से हैं, वो ग्लैंड्स में से हार्मोन्स कौन से निकलते हैं, और वो हार्मोन किस तरह से कार्य करते हैं, और वो स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित करते हैं। फिर दूसरा आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मासिक चक्र, जो कि किशोरियों में और महिलाओं में होता है। फिर इसका प्रभाव भी हम देखेंगे कि किस तरह से चलता है और रिप्रोडक्शन में क्या रोल प्ले करता है। और फिर है फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन किस तरह से, फिर इसके बाद में प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब क्या क्या बदलाव हैं जो प्रेगनेंसी में आते हैं। हाँ, पहले महीने में क्या आया, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, इस तरह से ट्राइमेस्टर वाइज भी हम इसको पढ़ते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि बच्चों की ग्रोथ किस तरह से हो रही है और कब उसको अधिक न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, कब उसको अपने कार्य करने की शैली में बदलाव करने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें हम सीखेंगे। फिर उसके बाद में आता है कॉमन एलिमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड देयर मैनेजमेंट, यानी कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली छोटी मोटी या साधारण कष्ट, जिनका कि उपचार किया जा सकता है, घर पर ही उसका इलाज किया जा सकता है। तो इनमें से पहला है जैसे मॉर्निंग सिकनेस, सुबह सुबह के समय होने वाला जी घबराना, जी मिचलाना, और हार्ट बर्न, यानी कि हृदय दाग भी कहते हैं इसको, लेकिन हार्ट से कोई लेना देना नहीं है इसमें, एसिडिटी की वजह से होता है। फिर इंडाइजेशन, आप देखेंगे कि ज़्यादातर चीज़ें जो है पेट से जुड़ी हुई है, क्योंकि पेट के ऊपर दबाव पड़ रहा होता है और हार्मोनों का भी फ़र्क पड़ रहा होता है, और साथ में ब्लड सर्कुलेशन भी अपना डायरेक्शन चेंज करता है। ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन यूट्रस की तरफ होता है, तो इसलिए इसको थोड़ा कम ब्लड मिल पा रहा है पेट को, तो उसके ऊपर थोड़ा सा भी उल्टा सीधा खाते ही उसके ऊपर असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड है। फिर लेग क्रैम्प्स, यानी कि पैरों में ऐंठन, पानी की कमी से, न्यूट्रिएंट्स की कमी से ऐसा होता है, प्रोटीन की कमी से, तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। देन स्लीपलेसनेस, रात को नींद नहीं आना, क्योंकि थकान बनी रहती है, दिन में सुस्ती बनी रहती है और रात को नींद नहीं आती है, साथ में पेट की समस्या भी रहती है, तो इसलिए ये समस्या देखने में आती है। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, यानी कि बार बार यूरिन पास होना, तो ये बढ़ जाता है, ये तो दबाव की वजह से, और उसके ऊपर क्योंकि यूरिनरी ग्लैंड जो है, ब्लैडर है, उसके ऊपर भार पड़ता है, तो इसकी वजह से मिक्चुरेशन देखने में आता है। तो कोई हर चीज़ का इलाज हो सकता है, ये सब घरेलू उपचारों से ठीक हो सकते हैं। फिर अडीमा, यानी कि सूजन पाई जाती है, ये थोड़ी सी अगर कंट्रोल नहीं की जाए तो ये गंभीर रूप ले सकती है, तो इनका सबका ध्यान रखा जाना चाहिए। अधिकतर एक्सट्रीमिटीज़ में, यानी कि पैरों में और
हाथों में, हथेलियों में यहाँ सूजन पाई जाती है। पर ज़्यादातर महिलाओं में पैरों में पंजों की तरफ सूजन ज़्यादा देखने में आती है। और इसके अलावा है वेरिकोज वेंस। ये भी बहुत ही कष्टदायक होती है, क्योंकि सूजन की वजह से नसें जो है बाहर की तरफ उभरी हुई दिखाई देने लगती है, नसों पर दबाव पड़ता है, तो पैरों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है इसकी वजह से। तो ये है वेरिकोज वेंस। फिर इसके बाद में आती है गंभीर अवस्था, यानी कि जैसे टॉक्सीमिया। टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी जो है थोड़ी सी गंभीर स्थिति है, और इस पर बहुत जल्दी ही ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जान का खतरा भी उपस्थित कर सकती है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको कैसे पता लगाया जाए और किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, वो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर का अर्थ है कि गर्भावस्था के समय और प्रसव पूर्व तैयारी। प्रसव पूर्व तैयारी बहुत आवश्यक है, जिससे कि प्रसव जो है सुखद हो सके, जिससे कि रिज़ल्ट्स अच्छे आ सकें। तो इसमें डाइट आएगी, मतलब आपके खान पान में क्या ध्यान रखा जाए, कपड़ों में किस तरह से ध्यान रखा जाए, पर्सनल हाइजीन, एक्सरसाइज क्या करवाई जाए, क्यों आवश्यक है, कितना आराम की आवश्यकता है, नींद किस तरह से पूरी होनी चाहिए, बाउल रेगुलेशन यानी कि शौच की रेगुलरिटी होनी चाहिए, और ब्रेस्ट केयर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर आता है एंटीनेटल क्लिनिक्स एंड देयर इम्पॉर्टेंस। आजकल हर हॉस्पिटल में एंटीनेटल क्लिनिक होता है, जिसमें कि गर्भवती स्त्रियां वहाँ पर आकर नियमित अपनी जांच करवा सकती है। सिर्फ उनके लिए होता है, तो इसलिए उनको पूरा टाइम और प्राइवेसी मिलती है, जिससे कि वो आकर के अपनी रेगुलर जांच करवाएं और अपने रिकॉर्ड मेंटेन करवाएं। और इसकी इम्पॉर्टेंस भी हम इसमें जानेंगे, जिससे कि पूरी मॉनिटरिंग हो सकती है, जो इस समय बहुत ज़रूरी है। ये गर्भावस्था का काल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, और ये किसी के जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन उस पर निर्भर करता है, इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम आते हैं यूनिट 5 पर। यूनिट 5 में है प्रिपरेशन ऑफ कन्फाइनमेंट, यानी कि प्रसव की तैयारी। और इसमें पूरे प्रसव की स्टेजेस आती हैं कि कब किस तरह से प्रसव होगा, और कब कब है जो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, कब है जो हॉस्पिटल रवाना हो जाना चाहिए, और कब है जब आपको घबराना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। देन पोस्ट नेटल, यानी कि प्रसव के बाद की व्यवस्था। बाद में क्या है कि रिटेंशन ऑफ यूरिन, मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको यूरिन पास नहीं हो रहा है, जो माता है, धात्री माता है, उसके आराम की पूरी व्यवस्था की जाए, जो उसकी एक्सरसाइज की जाए, जिससे कि वो वापस से पूर्व अवस्था में आ सके और कंडीशन उसकी नॉर्मल की तरफ चली जाए। फिर उसकी नींद की व्यवस्था और उसके ब्रेस्ट केयर, ये सब इसके अंदर आती है। और फिर आता है परप्यूरल सेप्सिस। ये एक बहुत ही दुखद अवस्था रहती है। इसमें सेप्सिस हो जाता है, अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए डिलीवरी के दौरान, तो यूट्रस में सेप्सिस हो सकता है। और इसके कारण, इसके कैसे इसको रोका जा सकता है और क्या इसके उपचार हैं, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। फिर आता है ब्रेस्ट इन्फेक्शन। बहुत सी महिलाओं को निपल्स में प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें क्रैक हो जाते हैं, एब्सेस बनता है, और निपल्स अंदर की तरफ धंस जाना। ये कई सारी समस्या हैं जो कि बहुत से लोगों में हो जाती है। तो ये इनका क्या किया जाए, कैसे इसका प्रिवेंशन किया जाए और महिला को आराम दिया जाए, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर आता है एबॉर्शंस एंड मिसकैरिएज, यानी ये गर्भपात इसके अंदर आते हैं विभिन्न प्रकार के, इनके सिम्टम्स, इनके प्रकार और इनकी केयर, किस तरह से इनको वापस रोका जा सकता है और किस तरह से इनकी महिला की केयर की जा सके। और लास्ट में है फैमिली प्लानिंग, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी इम्पोर्टेंस हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं हमारी जनसंख्या नियंत्रण में इनकी आवश्यकता रहती है। इसकी महत्वपूर्ण मेथड्स होते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा एक परिवार के अच्छे डेवलपमेंट के लिए, अच्छे विकास के लिए भी फैमिली प्लानिंग आवश्यक है। तो इसकी विधियाँ इसके अंदर हम पढ़ेंगे, और हर एक के प्रोस एंड कॉन्स, यानी कि लाभ और हानियाँ जो हैं वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम पूरा ये जो टॉपिक है, ये हम परिवार के कल्याण और समुदाय के स्वास्थ्य को लेकर के पढ़ेंगे, जो
जो भी परिवार का कल्याण है वो समुदाय से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए सारा का सारा पूरे समुदाय के लिए आवश्यक है। इसकी जानकारी होनी चाहिए और इसकी जानकारी लोगों को भी दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने तक ही रखेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आगे पढ़ने में मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। इसी के साथ धन्यवाद।